एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मॉडल प्रश्न पत्र का हल। देखो, अगर आप 10 क्लास में हो तो सबसे पहले मॉडल प्रश्न पत्र को सॉल्व करके जाना, ठीक है। अब एकदम ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है एग्जामिनेशन के लिए, और आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इसको ज़रूर बना लेना। इससे क्या होगा कि आपको जितना भी क्वेश्चन आने वाला है उसका टाइप पता चल जाएगा, ठीक है। और बहुत चांस रहता है कि इसमें से क्वेश्चन मिल जाए। अगर आप बना के जाओगे तो वहाँ देखोगे कि अच्छा ये तो क्वेश्चन हम बनाए ही हैं, तो इसलिए ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो को आप देख लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इसमें से हम हल करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन आता है, तो 40 क्वेश्चन में से कुछ पार्ट हम देखेंगे। इसका पार्ट वाइज पार्ट वीडियो आएगा और इसमें प्लेलिस्ट हम बना देंगे, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम मैथ्स का सेट 1 आज देखेंगे। तो जैक बोर्ड का सेट 1 मॉडल प्रश्न पत्र का हल आज हम देखने वाले हैं। 10th क्लास का सेशन है 2021 से 22, ठीक है। तो टोटल इसमें से 40 क्वेश्चन होता है, तो इसमें से जितना आज हम 15 तक देखने वाले हैं, उसके आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्लेलिस्ट हम बना देंगे, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ जाकर भी आप देख लीजिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और देखना है कि ये ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो देखो, अभाज्य संख्या कौन कौन सा होता है। अभाज्य संख्या एक 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 नहीं होता है, 11 होता है। फिर और इसी तरह ये चला जाता है। अब देखो, अभाज्य संख्या वो होता है जिसको जो केवल अपने आप से कटे और 1 से कटे, उसके अलावा और कोई नहीं। अगर हम 3 को लें तो 3 एक का पहाड़ा में आएगा और 1 3 का पहाड़ा में आएगा, उसके अलावा किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा। अगर हम 9 लें तो ये 1 का पहाड़ा में आएगा, 3 का पहाड़ा में आएगा और 9 का पहाड़ा में आएगा। तो यहाँ पर 3 हो गया ना, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। 7 1 का पहाड़ा में आएगा और केवल 7 का पहाड़ा में आएगा और किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। जो 2 ठो का टेबल में केवल आएगा तो वो अभाज्य संख्या हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है 120 का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं। देखो, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ये वाला संख्या यहाँ पर देखना है। 2 से पहले करते हैं तो ये 6 0 60 बार में, फिर 2 से ये 30 बार में, फिर 2 से ये 15 बार में, फिर 2 से ये 7, 2 से अब नहीं कटेगा, अब 3 से ये 5 बार में, फिर 5 से ये 1 बार में, ठीक है। तो ये वाला को हम पहले लिख देते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो कौन वाला सही है। 3 1 है केवल, तो मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा पहला का। अब हम दूसरा देखते हैं। 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 9 दिया हुआ है, और इतना का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, मतलब LCM निकालना है। देखो, फॉर्मूला होता है कि पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला संख्या ये दिया हुआ है, दूसरा संख्या ये दिया हुआ है। पहला संख्या लिख देते हैं 306, दूसरा संख्या 657, और ये दोनों का HCF क्या दिया हुआ, महत्तम समापवर्तक 9 दिया हुआ है, तो HCF के नीचे 9 लिख देंगे। और LCM पूछा है तो LCM को इसी तरह लिख देते हैं, LCM। यहाँ तक समझ में आया। अब 9 यहाँ पर गुना में है, तो उधर क्या चीज़ में जाएगा, भागा में जाएगा। तो 306 गुना 657, 9 नीचे आ जाएगा और यहाँ LCM बच गया। अब देखो, जो कटेगा उसको काट दो। 9 तिया का 27, 3 इधर जाएगा तो 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है। अब ये दोनों को गुना करना है। अब देखो, जल्दी से गुना करने के लिए हम बताते हैं।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 7 है लास्ट, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर देखो 4 सते क्या होगा लास्ट वाला 28, 8 आएगा ना, तो यही वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। एक बार मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पर इनमें से कोई नहीं बी है ना। तो ये जल्दी से यहाँ ऑप्शन में टिक ही ना करना है, पूरा दिखाना थोड़ी है कि ऐसे करके हम बनाए हैं, वहाँ पे टिक करना है। इसलिए लास्ट वाला देख लेना, 4 सते 28, लास्ट में 8 आएगा, तो 8 इसका ऑप्शन में है। समझ में आ गया। अब हम ये वाला देखते हैं, ये दोनों को गुना वैसे करके यहाँ पर लिख देना, दोनों को गुना करने पर क्या आएगा 2 2 3 3 8, और ये हो गया एलसीएम, इसका आंसर हो गया। अब हम देखते हैं 15 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 15 यहाँ लिखे, यहाँ 25 लिखे, दोनों में बड़ा कौन है, 25 बड़ा है, तो 25 को बीच में लिखेंगे, 15 को इधर लिखेंगे, ठीक है। अब 15 एकम 15, यहाँ पर 10 हुआ, ये वाला 15 को यहाँ लिखेंगे, तो 10 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 10, 5 हो गया, फिर 10 यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, फिर ये वाला 5 दूना 10, 5 से पूरा कट गया ना, तो यही वाला एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ए हो गया आंसर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4, 3 का तो 5 आंसर हो गया, 4 का देखते हैं। एक प्रकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अनेक होता है, अद्वितीय होता है, 2 होता है और 5 होता है। तो 2 और 5 तो इसका होगा ही नहीं, अनेक में आपको डाउट होगा और अद्वितीय होगा, इसमें डाउट होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, अद्वितीय हल होता है ना। तो ये वाला यहाँ पर डाल देना और एकदम याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है। 5वां नंबर है द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यांक का योग, ये देखो शून्यांक का योग यहाँ पर दिया हुआ है √2 और गुणनफल दिया हुआ है 1/a, ठीक है। 5वां का अब हम देखते हैं, शून्यांक का योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है ना, तो शून्यांक हमेशा अल्फा और बीटा होता है। शून्यांक का योग कितना दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है, और गुणनफल कितना दिया हुआ है 1/a, 1/a यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 1/3 होगा, ठीक है। गुणनफल का मतलब, गुणनफल या पॉइंट का मतलब गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, हो गया 1/3। देखो ये फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का -b/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का होता है c/a। तो यहाँ पर नीचे में a है ना, तो नीचे वाला को बराबर कर दो। देखो नीचे में यहाँ पर तो 3 है, तो यहाँ पर भी 3 अपने से ले आते हैं, और नीचे में लाएं तो ऊपर भी लाएंगे ना, क्योंकि इससे ये कट जाएगा और बात वही हो जाएगा √2। अब देखो a के जगह क्या हमको मिला, 3 मिला, b के जगह क्या मिला हमको, -3√2, और c का मान कितना मिला हमको, 1 मिला। अब द्विघात समीकरण बनाओ। द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं, जो ax² + bx + c के रूप में लिखा जाता है। तो a कितना है, 3 है, तो 3x² हो गया, प्लस b के जगह -3√2 है, तो यहाँ पर -3√2 हो जाएगा, x प्लस c के जगह 1, तो यही वाला हो जाएगा इसका आंसर। अब मिलाओ कौन सा सही है, 3x² - 3√2x + 1, ये वाला हो गया इसका आंसर। देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, यदि ax² + bx + c के शून्यांक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखो अभी तुरंत हम तुमको बताएं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, -b/a यहाँ लिखे है ना, तो वही दे दिया है, -b/a, a में टिक कर देना। 7वां नंबर, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यांक की संख्या क्या होगी। देखो ये वाला ग्राफ दिया हुआ है ना, इसका देखो आंसर बहुत आसान है, जिसको कुछ भी नहीं आता है ना वो भी जानता है। ये ऐसे लाइन जाएगा और एक ऐसे लाइन जाएगा, या एक ऐसे लाइन जाएगा और एक इसमें जाएगा। देखो 4 को में से ये वाला लाइन में जितना बार कटेगा ना वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कितने बार कटा, 1 बार, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 4, इसका 4 आंसर हो गया। इसमें कितने बार कटा, ये वाला लाइन में देखना है जो ऐसे करके है, एक्स अक्ष इसको बोलते हैं। यहाँ पर 1 बार कटा, यहाँ पर 2 बार, 2 आंसर हो गया इसका।
यहाँ पर के बार कटा ये वाला लाइन में, एक बार, इसका एक आंसर हो गया। इसमें कितना बार कटा ये वाला लाइन में, एक भी बार नहीं कटा, ये तो ऊपर वाला में कट रहा है ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ऊपर में कट रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया। अब देखते हैं आगे। समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि इतना बराबर नॉट इतना हो तो समीकरण का युग्म होगा। देखो ये वाला फॉर्मूला होता है इसके लिए। a1 बट्टा में a2 बराबर में b1 बट्टा में b2 c1 बट्टा में c2। अगर ये बराबर नहीं हो तो इसका होता है कोई हल नहीं होगा। आ रहा समझ में। ये वाला जब बराबर नहीं हो जाता है ये तीसरा में, तो इसका हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, समीकरण युग्म इतना दिया हुआ है तथा इतना द्वारा निरूपित सरल रेखाएं समपाती है, छेद करती है, समांतर है और लंबवत है। देखो यहाँ पर पहला और दूसरा, ये वाला और ये वाला अलग अलग है ना। यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 4y है, ये भी अलग अलग है ना। जब भी ये वाला और ये वाला अलग है, ये वाला और ये वाला अलग हो, या दोनों में से कोई एगो भी अलग रहेगा ना, तो ये यहाँ ये वाला हो जाएगा, प्रतिच्छेद करने वाला रेखा हो जाएगा। समझ में आ गया। आगे देखते हैं। c के किस मान के लिए समीकरण युग्म इतना तथा इतना का अनंत हल होगा। देखो दोनों में से मिलाना है कि कैसे वो समान हो जाए। अनंत हल के लिए हमेशा, जैसे यहाँ देखो ये वाला अलग है, ये वाला अलग है ना, और यहाँ पर क्या है cx माइनस वाई बराबर 2, और यहाँ पर क्या है 6x माइनस 2y बराबर में 4। यहाँ पर देखो अगर हम 2 को बाहर निकाल दें तो यहाँ पर कितना बचेगा, कितना बार में कटेगा 3x, यहाँ पर क्या होगा y, और यहाँ पर 4, और ये 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, तो क्या बचा 3x माइनस वाई बराबर 2। ये वाला आया ना। अब देखो c का जगह हम क्या रखेंगे कि एकदम सेम बन जाएगा ये 3x माइनस वाई बराबर 2। देखो माइनस वाई बराबर 2 तो है, अगर यहाँ पर हम c के जगह 3 रख दें तो यही वाला एकदम बन गया है, यही वाला 3x माइनस वाई बराबर 2, 3x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो c के जगह हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे। समझ में आया। तो ये वाला ए आंसर हो जाएगा इसका। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 11। समीकरण युग्म इतना दिया हुआ और इतना दिया का हल होगा। देखो हल कैसे हम करते हैं। यहाँ पे पहले 2x माइनस वाई बराबर 5 दिया हुआ है और 3x प्लस 2y बराबर 4 दिया हुआ है। 3x प्लस 2y बराबर में 4 दिया हुआ है। तो ये दोनों को बराबर कर दो या ये दोनों को बराबर कर दो। आसान हमको क्या लग रहा है, इसको बराबर करना है। यहाँ 2 से गुना कर देंगे और ये तो 2 है ही, और इसको 1 से गुना कर देंगे। तो इसको इससे करेंगे तो ये 4x हो गया, इसको इससे करेंगे तो माइनस 2y हो गया, इसको इससे करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये 3x होगा, इसको इससे करेंगे तो ये प्लस में 2y होगा, और इसको इससे करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। देखो माइनस प्लस ये कट गया ना, और दोनों में प्लस है तो जुड़ जाएगा, ये 7x हो गया। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 14/7। 7 से ये कितना बार में कटेगा 2 बार में। x का मान 2 आया। अब देखो तो x का मान इसमें 2 किस में है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, मतलब कि हमको निकालना ही पड़ेगा। कोई भी एक ले लो, ये वाला ले लेते हैं। 3x प्लस 2y बराबर में 4, यहाँ पर 2 रखना है, तो 3 गुना 2 प्लस 2y बराबर में ये हो जाएगा 4। ये कितना हो गया 6 प्लस 2y बराबर में 4। 6 उधर जाके घट जाएगा, तो 2y 4 माइनस 6, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा -2। तो y बराबर कितना हो गया -2/2। इससे ही कट गया, y का मान -1 आया। तो x का 2 y का -1, तो a वाला ही सही हो जाएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 12 है, वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता। तो वो असंगत कहलाता है। ये तो सिंपल सा है, इसको एकदम याद कर लेना है। ठीक है।
प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, समीकरण योग में इतना और इतना का हल कौन सा हो जाएगा। देखो अब दूसरा मेथड बताते हैं, ये वाला तो हम बता दिए ना, ये पहला मेथड था बनाने का। अब जल्दी से कैसे बनाएंगे वो वाला हम बताते हैं। देखो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 9 है ना, तो पहला वाला ये देखो 2 और 2 रखेंगे, x के जगह 2 y के जगह 2, तो 4 बराबर 9 आया, बराबर है नहीं है, 4 और 9 बराबर 9 होता है ना, 8 बराबर 8 होता है, तो ये तो 4 और 9 बराबर नहीं है। देखो पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है, मतलब x के जगह ये वाला 2 रखेंगे, y के जगह ये वाला 2 रखेंगे। यहाँ पर x के जगह 2 दिया है, y के जगह -1 दिया है, तो दोनों में से किसी में भी एक में रख दो। हम इसको लिए हैं, आप इसको भी लेकर देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिए, x प्लस वाई बराबर 9 लिए हैं ना, ये वाला x के जगह 2 y के जगह -1 रख कर देखो, x के जगह 2 y के जगह -1, तो क्या हो जाएगा 1 बराबर 9, बराबर है नहीं बराबर है। अब ये वाला 5 और 4 रख कर देखो, x के जगह 5 रखेंगे, y के जगह 4 रखेंगे, बराबर में 9, तो 9 बराबर 9 हो गया, तो ये वाला बराबर हो जाएगा और ये वाला सी वाला सही हो जाएगा। आ रहा समझ में? देखो कितना आसानी से बना दिए, इतना हल नहीं करना पड़ेगा, इतना बड़ा तुम डायरेक्ट तुरंत ये वाला छोटा सा में बन जाएगा। आ रहा समझ में? अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। एक एक को लेकर अब बनाना पड़ेगा। देखो द्विघात समीकरण में क्या होना चाहिए, एगो तो एक्स स्क्वायर होना ही चाहिए पहला बात, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए, है ना। अब देखो इसको इससे गुना करेंगे, एक्स -3 है और एक्स स्क्वायर -7 है। देखो इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3 हो जाएगा, और ये वाला इधर आएगा तो -x स्क्वायर, और ये वाला इधर आएगा तो प्लस में 7 बराबर 0। देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर कट गया, x बचा ही नहीं, एक्स स्क्वायर नहीं बचा इसमें, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब इसमें देखो, इसमें भी ना x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और क्या है एक्स स्क्वायर -5x। देखो इसको सॉल्व करते, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है। इसको इधर लाएंगे तो ये -x स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला इधर आएगा तो प्लस में 5x हो जाएगा, बराबर में 0। बराबर का इधर ला रहे हैं ना, देखो ये वाला कट गया, एक्स स्क्वायर एक भी बचा नहीं बचा, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अब हम देखते हैं ये वाला है ना, देखो सी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x -3 है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2x प्लस 1, और ये हो जाएगा 2x -6, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर लाएंगे तो -2x प्लस 6 बराबर 0। देखो इससे ये कट गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में 7 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप में नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं ये वाला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर 2x -2 है ना। देखो अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता ना, पहले इसको हम सॉल्व करके बताते हैं फिर हम बताएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस में 1, और यहाँ पर है x -2। देखो इसको इधर लाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर लाएंगे तो -x, और ये वाला इधर आएगा तो +2 बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर 3x में 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 बराबर में 0। देखो एकदम ऐसा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में, है ना। ये वाला भी x भी बचा है, एक्स स्क्वायर भी बचा है, 3 भी बचा है। और देखो सी में क्या था कि ये वाला ख़त्म हो गया था, एगो x था वो वाला ख़त्म हो गया था, तो इसलिए यहाँ नहीं बोल रहे थे। अगर ये वाला नहीं होता ना तो द्विघात समीकरण हम इसी को बोलते हैं, ठीक है।